Good morning, students. So today we are going to start next topic of alternating current, which is the average power associated with resistor over a cycle. Clear? Uh, I think all of you know that what is the meaning of cycle. Whenever we are considering the cycle, it means जो आपके पास आप साइकिल ले रहे हो उसको कंप्लीट करने का टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं. इट मीन्स कि ओवर अ साइकिल वी आर कंसीडरिंग अ टाइम फ्रॉम ज़ीरो टू कैपिटल टी. क्लियर? सो इन दिस टॉपिक आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जब आप एक अल्टरनेटिंग सर्किट या एसी सर्किट्स लेते हैं जिसमें आप रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और फिर रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को कलेक्टिवली ज्वाइन करते हैं, तो उन सर्किट्स में करंट को मेंटेन करके रखने के लिए आपके एक्सटर्नल सोर्स की कितनी पावर कंज्यूम होती है. क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई सर्किट ले रहे हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को उस सर्किट में फ्लो करवाने के लिए जो आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है, जैसे हम इस डीसी के केस में सेल और बैटरी कंसीडर करते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के केस में भी तो बाहर से कोई सोर्स होता होगा जो करंट को मेंटेन करके रखता होगा. तो वो जो अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसका काम होता है सर्किट में करंट को मेंटेन करके रखना है, अगर उसको तो उस सोर्स को, एक्सटर्नल सोर्स को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. क्लियर? ताकि उस सर्किट में करंट को मेंटेन करके रखा जा सके. तो जो आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है वो उस करंट को मेंटेन करके रखने के लिए जितना वर्क करता है, ठीक है, जितना वर्क करेगा ओवर अ टाइम, उस काम को करने के लिए कितना समय लगता है, क्योंकि काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी यूज़ होगी, यानी कि उसकी हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है. एज यू ऑल नो कि पावर क्या चीज़ होती है, वर्क अपॉन टाइम. मैंने अभी आपको सिंपल सी चीज़ बोली कि किसी भी सर्किट, अभी आप एक ही स्टेप लेके चलोगे कि किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को मेंटेन करके रखने के लिए जो भी आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है उस सोर्स को have to do some work to maintain the current in that circuit. While doing the work, the energy is consumed. जो आपका सोर्स होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो कंज्यूम होगी. क्लियर? और वो पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या कितना काम कर रहा है सर्किट में करंट को मेंटेन करके रखने के लिए, वो उसकी पावर होती है. क्लियर? तो आपको ये बताना है कि एक पूरी साइकिल में अगर आप एक सर्किट ले रहे हो जिसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टर ही ज्वाइन किया आपने, क्लियर, उस सर्किट के अक्रॉस अगर आपको करंट फ्लो करके बना के रखना है आपको कि करंट कितना फ्लो करेगा ओवर अ साइकिल, एक साइकिल में, एक साइकिल मतलब कैपिटल टी के लिए देखना है कि कितना कैपिटल टी टाइम के लिए करंट को मेंटेन करके रखने के लिए उसको कितना काम करना पड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात है उसकी पावर यूज़ हुई होगी. तो आपको देखना है कि ओवर अ साइकिल उस एक्सटर्नल सोर्स का कितनी पावर कंज्यूम होगी. ये आपके 4 आर्टिकल्स आते हैं और 4 के 4 एक जैसे ही हैं. तो पहला मेरे पास आता है जैसे हमने किया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर में कितनी पावर कंज्यूम होगी. फिर हम लेंगे कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग का कैपेसिटर के अक्रॉस एक साइकिल में करंट को मेंटेन करके रखना है तो कितनी पावर कंज्यूम होगी. सिमिलरली इन केस ऑफ इंडक्टर एंड सिमिलरली इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट व्हेन वी कनेक्ट रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स collectively in the series combination, then how much work has to be done by the external source to maintain the current over a cycle. तो ये आपके 4 आर्टिकल्स है, डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है. स्टार्ट करने से पहले आप देखेंगे कि आपको एक साइकिल का एवरेज पावर निकालनी है. तो आप सबसे पहले देखो इसमें 3-4 पावर्स के फॉर्मूलाज आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है. वर्क अपॉन टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पर यूनिट टाइम में 10 जूल काम करना पड़ रहा है. क्लियर? तो जब 10 जूल काम करना पड़ रहा है तो 10 जूल जो फिक्स्ड अमाउंट है कि आपको पर यूनिट टाइम में उसको 10 जूल के बराबर ही काम करना पड़ रहा है. तो जब मेरे पास W/T दिया हो, W/T का मतलब पर यूनिट टाइम में आपको कितना काम करना पड़ रहा है, और अगर पर यूनिट टाइम में आपको एक समान काम करना पड़े तो जो आपकी ये पावर होती है, इस पावर को हम कॉन्स्टेंट पावर कंसीडर करते हैं. ये कॉन्स्टेंट पावर का फॉर्मूला है. क्लियर? अगर आपके पास ऐसा दिया जाए P इज इक्वल टू dW/dt, dW/dt का मतलब है चेंज इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब वर्क आप कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करे. जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेकंड में 10 जूल काम कर रहे हो, नेक्स्ट सेकंड में 20 जूल कर रहे हो, अगले में 30 कर रहे हो, नेक्स्ट में फिर 20 कर रहे हो, फिर 10 कर रहे हो, तो उसमें समय के साथ जो आपका वर्क है, काम करने की जो रेट है वो चेंज हो रहा है. तो ये जो है, ये देखो दोनों में डिफरेंस है. ये क्या है? इट इज़ अ कांस्टेंट वर्क पर यूनिट टाइम, तो आपकी पावर भी कांस्टेंट आएगी, बट इट इज़ द
चेंज इन द वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज बता रहा है। तो अगर आपके पास ये चीज़ चेंज हो रही है तो इसके साथ जो नंबर बनता है, यानी कि ये जो चीज़ आ रही है ये कौन सी पावर होगी, ये कांस्टेंट पावर तो होगी नहीं, इसको आप बोलते हैं वेरिएबल पावर। क्लियर? इधर यू कैन कॉल इट एज अ वेरिएबल पावर और वी कैन कॉल इट एज ए इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब थर्ड आता है आपके पास सी, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वैसे इन तीनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस है। देखो यहाँ है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, कि आपको पूरे समय में कितना काम करना पड़ा, वो सारा का सारा काम जब आप देखते हो तो ये जो पावर आती है, नीदर इट इज़ अ कांस्टेंट पावर नीदर इट इज़ अ कंस्टेंटेनियस पावर। ये कौन सी पावर होती है, ये आपके पास बनती है एवरेज पावर। क्लियर? ये आपने तीन फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। एवरेज पावर का ये फॉर्मूला, इट इज़ इंस्टेंटेनियस और वेरिएबल पावर का फॉर्मूला, और ये आपका कांस्टेंट पावर का फॉर्मूला है। और पावर हमने ऑलरेडी पढ़े, तीन फॉर्मूले और भी होते हैं, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, एंड पी इज इक्वल टू आपके पास थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एक वी इंटू आई है, एक वी स्क्वेयर बाय आर है, एक आई स्क्वेयर इंटू आर होता है, आई इंटू आर स्क्वेयर जो भी आपका थर्ड फॉर्मूला। तो एक आपके पास ये फॉर्मूला भी बनता है। अब ये डिपेंड करता है पी इज इक्वल टू वी आई, आप पावर कांस्टेंट कब लोगे और वेरिएबल कब लोगे। अगर पावर जो है, वी नो दैट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वोल्टेज इज वेरिएबल इन नेचर देन ऑटोमेटिकली करंट इज ऑल्सो वेरिएबल इन नेचर। तो V और I अगर वेरिएबल होगा, चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर भी आपकी कैसी आएगी, वेरिएबल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ सर्किट वी आर कनेक्टिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, then current in that circuit is also remain constant. If these two terms are constant, then automatically power is also become a constant number. मीन्स ये फॉर्मूला जो है आपका, ये दोनों पे एप्लीकेबल है। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज और करंट की वैल्यू डाल रहे हो तो पावर भी आपके पास वेरिएबल ही आएगी, और अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो ये भी कांस्टेंट ही आएगी। तो आपने चार फॉर्मूला ध्यान से आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आप कब यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आपको अभी क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको एवरेज पावर, कि एक साइकिल में करंट को मेंटेन करके रखने के लिए रेजिस्टर, जब आप एसी सर्किट ले रहे हो और उसमें रेजिस्टर ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें आपका एक साइकिल में कितनी एवरेज पावर कंज्यूम होगी। तो आपको पता है एवरेज पावर, तो इन तीनों में से आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट, if you want to find out the average power means you have to first find out the total work done over a cycle, कि एक साइकिल में कितना काम करना पड़ा और टोटल टाइम कितना है। तो टोटल टाइम तो हमें गिवन है, एक साइकिल का जो टाइम है वो कैपिटल टी है, लेकिन इस कैपिटल टी में कितनी पावर कंज्यूम हुई उसको निकालने के लिए वर्क चाहिए। तो देखो आप, बहुत सिंपल सी चीज़ है, टोटल वर्क निकालना है, ये तो आपको पता है। ये चीज़ चाहिए मुझे, तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, नीचे का नंबर पता है, न्यूमरेटर का नंबर मुझे पता नहीं है, तो मुझे एक साइकिल का टोटल वर्क चाहिए। तो अब आप देखोगे ये वर्क कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अब ऑब्वियस सी बात है, वर्क क्या चीज़ है, करंट को मेंटेन करके रखने के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स को काम करना पड़ता है। क्लियर? तो अब आपके पास अगर अल्टरनेटिंग करंट आप ले रहे हो तो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज होता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड जब कम होगा तो एक्सटर्नल सोर्स को उस कम करंट को मेंटेन करके रखने के लिए काम भी तो कम ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे करंट बहुत कम है, जैसे यहाँ पे देखोगे आप करंट बहुत कम है, तो करंट कम है तो मेंटेन करके रखने के लिए वर्क भी कम ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप पीक पे चला जाओगे तो करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गया, तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है तो एक्सटर्नल सोर्स को काम भी कैसा करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स व्हेन वी आर टेकन अ अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस वेरिएबल करंट को मेंटेन करके रखने के लिए एक्सटर्नल सोर्स को वर्क भी कैसा करना पड़ता है, वेरिएबल ही करना पड़ता है। करंट का मैग्नीट्यूड जब मिनिमम होगा वर्क डन भी मिनिमम होगा। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कीप ऑन इंक्रीजिंग देन जो हम वर्क करेंगे वो भी समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो यानी कि इस पूरे साइकिल में हम देखेंगे कि कांस्टेंट वर्क हो रहा है कि वेरिएबल हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि इस पूरी साइकिल पे वेरिएबल वर्क हो रहा है। क्लियर? अगर यहाँ पे वेरिएबल वर्क हो रहा है तो जो नंबर वेरिएबल होता है उसमें हम क्या करते हैं, पूरा तो कंसीडर नहीं करते वेरिएबल चीज़ में, हम क्या करते हैं इस पूरी जर्नी का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लिया, इसमें टाइम कितना है, dt सेकेंड। अब dt सेकेंड में आप देखोगे इस छोटे से टाइम के लिए
करंट को मेंटेन करने के लिए, जो उस समय पे करंट होगा उसको मेंटेन करके रखने के लिए कितना काम करना पड़ा होगा। तो आप पूरी साइकिल तो देख नहीं रहे हो, आप छोटा सा साइकिल देख रहे हो। तो आप यहाँ देखोगे कि लेट इस टाइम पे किसी भी समय पे जो सर्किट में करंट होता है उसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज जो होती है उसको ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और एक छोटे से समय के लिए करंट को मेंटेन करके रखने के लिए जो काम करना पड़ा होगा वो भी हमारे पास डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। क्लियर। तो ये इंस्टांटेनियस करंट है, इंस्टांटेनियस वोल्टेज है, एंड इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग अ करंट फॉर अ स्मॉल टाइम dt। क्लियर। तो आपको अब यहाँ पे निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए चलना है। तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज जो हमने पीछे वाले टॉपिक है वो यूज़ करने हैं कि जब हम रेजिस्टर लेते हैं तो करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन आता है। तो हमने लास्ट टॉपिक हमने किया हुआ है कि एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और एलसीआर सर्किट। तो आपको पता है कि जब आप लेते हो रेजिस्टर तो करंट और वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, वो सेम फेज में होते हैं और करंट और वोल्टेज की ये इक्वेशन बनती है। जब मैं कैपेसिटर का केस ले लूँगी तो कैपेसिटर में करंट जो वो वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करता है, तो वहाँ पे बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई की जगह आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इंडक्टर में लैग बिहाइंड करता है तो माइनस π/2 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे यूज़ करना है आपने। तो रजिस्टर में मेरे पास ये इक्वेशन बनती है, तो मुझे यहाँ लेके चलना है। तो अगर मुझे यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो उस वर्क डन को निकालने के लिए मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूंगी सबसे पहले, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगी तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, और वो जब आ जाएगा तो एवरेज पावर भी आ जाएगी। तो जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो वो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे इंस्टांटेनियस पावर है, तो अगर आपको डी डब्ल्यू निकालना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है तो आपको पावर चाहिए, तो ये इंस्टांटेनियस पावर है। तो आपको दिख रहा है ये इंस्टांटेनियस वोल्टेज है, इंस्टांटेनियस करंट है डी टी टाइम पे। तो अगर आपने पावर का फॉर्मूला यूज़ करना है तो पावर होगा v इंटू आई। तो यहाँ पे मैंने लिखा v को e के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये दोनों नंबर कांस्टेंट होंगे तो ये भी कांस्टेंट आएगा, अगर ये दोनों वेरिएबल डालोगे तो ये भी वेरिएबल आएगा। तो मैं क्या चीज़ निकाल रही हूँ आपको पहले बता दूँ कि आप स्टेप 1 में देखेंगे कि यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि टोटल वर्क डन जो हम यहाँ निकाल रहे हैं वो क्या कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो वर्क तो वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम पूरा वर्क डन नहीं निकालेंगे, छोटे से हिस्से का dt सेकंड का वर्क डन निकाल देंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t सेकंड। तो मैं अब यहाँ पे dw निकालने की कोशिश कर रही हूँ और ये dw यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे टाइम मेरे पास पता है, dw मैंने निकालना है, लेकिन ये पावर मुझे नहीं पता, क्योंकि पावर भी तो चाहिए। 3 टर्म्स में से एक या नॉन होनी चाहिए, बाकी तो नॉन होनी चाहिए तभी वैल्यू निकलेगी। तो dt तो मेरे पास गिवन है लेकिन पावर मेरे पास नहीं, तो ये पावर निकालनी है मैंने। क्लियर। तो इस पावर को कैसे निकालूंगी, ये इंस्टांटेनियस पावर है। तो ऑब्वियस सी बात है इस dt समय टाइम पे इंस्टांटेनियस करंट आई है, इंस्टांटेनियस वोल्टेज ई है, इन दोनों का यूज़ करके मैं इंस्टांटेनियस पावर निकाल सकती हूँ जो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से प्रोडक्ट लग गया यहाँ से, तो मेरे पास ई नॉट आई नॉट मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। क्लियर। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंस्टांटेनियस पावर कि इस समय में इतनी पावर है। क्लियर। अब आप डी डब्ल्यू निकाल सकते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग अ करंट इन डी टी सेकेंड। तो यहाँ से निकलेगा P, ये वैल्यू आएगी डी डब्ल्यू और डी टी समय की। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, वेयर P इज द इंस्टांटेनियस पावर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे P कौन सी पावर आएगी, ये इंस्टांटेनियस पावर आएगी, और डी टी समय में इंस्टांटेनियस पावर मेरे पास ये निकली है। ठीक है, वो आप यहाँ पुट करेंगे और आगे सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सो टोटल वर्क डन ओवर अ साइकिल, तो आप इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट 0 से कैपिटल T, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपको पता है इंटीग्रेट नहीं होता है, उसको पहले फॉर्मूले में चेंज करना पड़ता है, तो वो बनता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये चेंज करोगे तो बनेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह ओमेगा टी है, अपॉन 2 इंटू डी टी। 2 कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर लेगी, फिर इसको ओपन किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी टी। अभी मैंने पीछे करवा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी विद इन द साइकिल ये 0 होती है। एक सिंपल सा ट्रिक आप याद रखेंगे, आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हो, ओवर अ साइकिल कॉस 2 ओमेगा टी की वैल्यू भी 0 होती है। क्लियर। और इंटीग्रेशन ऑफ जब आप करोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, उसकी इंटीग्रेशन भी ओवर अ साइकिल 0 ही होती है। तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो यहाँ पे, मेडिकल स्टूडेंट्स जो है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt जब आप लोगे तो dt की इंटीग्रेशन आप सबको पता है स्मॉल t आएगी, और अपर लिमिट 0 से t डालोगे तो इसका आंसर t आएगा। तो एक साइकिल पे इतना काम करना पड़ा। अब आपको एक साइकिल का काम आ गया, तो आपको यही तो चाहिए था। अब आप एवरेज पावर निकालेंगे, देयरफॉर एवरेज पावर में टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल वर्क डन आपके पास C है और टोटल टाइम T है,
तो यहाँ पे मेरे पास t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 आएगा। 2 को मैंने √2 इंटू √2 की टर्म में लिख दिया। ई नॉट बाई √2 आपको पीछे मैंने करवाया है, ई नॉट बाई √2 इज़ द ERMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एंड आई नॉट बाई √2 इज़ द IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो एवरेज पावर जो होती है रेजिस्टर के केस में आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ओवर अ साइकिल इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS। क्लियर? तो ये रेजिस्टर के केस में आपके पास आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में भी सेम वैसे ही आएगा। तो आपको क्या करना है, एक साइकिल की एवरेज पावर निकालनी है। तो आपको टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम आपको गिवन है कैपिटल T आ जाएगा, लेकिन टोटल वर्क कितना है वो निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जैसे यहाँ आपने किया है, सेम आर्टिकल है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, उसको इंटीग्रेट किया 0 से T। इसमें भी वैसे करोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके T तक। लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन में क्या आएगा, सिर्फ एक ही चीज़ में फ़र्क आएगा कि जब हम रजिस्टर लेंगे तो रजिस्टर के केस में इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, क्योंकि सेम फेज में होता है। लेकिन जब हम कैपेसिटर लेते हैं तो कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज जो है वो एक दूसरे को सेम फेज में नहीं होता है, इनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है। तो उसमें हमने कैपेसिटर वाले टॉपिक में किया था कि करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करता है। तो मेरे पास वहाँ ई नॉट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन आई का फॉर्मूला कैपेसिटर में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, क्योंकि वो लीड करता है। तो यहाँ से एलाइड एंगल कन्वर्जन करनी है मैंने, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो उसको मैंने एलाइड एंगल कन्वर्जन की। ये आएगा आई नॉट साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 है, π/2 मतलब 90 प्लस आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। तो π/2 पे कन्वर्जन हो जाती है, सिर्फ पाई वाले पे कन्वर्जन नहीं होती। π/2 पे कन्वर्जन हो जाएगी, साइन जो वो कॉज में चेंज हो जाएगा और साथ में ये वाली वैल्यू लग जाएगी। लेकिन आप देखोगे साइन पॉजिटिव आएगा, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, तो जिसकी आप कन्वर्जन कर रहे हो साइन की, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो बनेगा कॉस ओमेगा टी प्लस में। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे रजिस्टर वाले केस में ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आई नॉट साइन ओमेगा टी था, लेकिन कैपेसिटर में बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ओमेगा टी। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ ई एंड आई। तो यहाँ पे ई और आई का फॉर्मूला आप ये डालेंगे। ये इंस्टेंटेनियस है, वेरिएबल है, तो पावर भी आपके पास वेरिएबल ही आएगी। देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये फॉर्मूला यूज़ करके आपके पास पावर की वैल्यू यहाँ से आएगी। जैसे पिछला आर्टिकल है सेम वैसे चलेगा ये। तो यहाँ से मेरे पास आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ओवर साइकिल। तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी। क्लियर? कॉन्स्टेंट टर्म मैंने बाहर निकाल दी। अब साइन थीटा कॉस थीटा की भी इंटीग्रेशन नहीं होती है, इसको चेंज करना पड़ता है। मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान देंगे। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई, देखो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट विल बिकम साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। इस 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाऊंगी और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो वो साइन 2 थीटा बनता है, यानी कि साइन 2 ओमेगा टी बनेगा। विदाउट अभी इंटीग्रेशन नहीं हुई है, ये हो जाएगा। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, मैंने आपको पीछे एक चीज़ बोली थी कि साइन 2 ओमेगा टी की जो आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो भी 0 आएगी। सॉरी, वो 0 नहीं होगी, वो विद इन द हाफ साइकिल होगी 0 ना। तो वो आप नहीं, उसको 0 नहीं करेंगे, उसको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आपको कि हम उसको साइन ओमेगा टी की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा। सिर्फ अभी आप एक स्टेप रखेंगे याद कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस की जब इंटीग्रेशन करेंगे ओवर साइकिल वो 0 होती है, लेकिन साइन वाली 0 नहीं होती। ठीक है, वो मैं अभी बता रही हूँ आपको कैसे करनी है। अब साइन थीटा है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे। साइन की इंटीग्रेशन जो माइनस कॉज होती है, तो माइनस साइन चेंज हो गया माइनस कॉज में, एंगल रिमेन सेम, और नीचे डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगल दोबारा से आ गई 0 से T। क्लियर? तो यहाँ पे 2 और ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, नीचे dt/dt बचेगा। ओके, तो आपके पास बचेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। यहाँ माइनस मैंने बाहर भेज दिया, 2 ओमेगा कांस्टेंट है, ये भी बाहर भेज दिया। कॉस 2 सेम रहा, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, स्मॉल टी में अपर लिमिट तो कैपिटल T, माइनस कॉस 2 ओमेगा स्मॉल टी में लोअर लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 4π इवन मल्टीपल हो पाई का, ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इवन मल्टीपल जो होता है पाई का उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कॉस 4π जो 1 होगा, कॉस 0 जो 1 है, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। क्लियर? तो
कैपेसिटर के केस में एक साइकिल में करंट को मेंटेन करके रखने के लिए कितना काम करना पड़ा, 0 करना पड़ा। तो अब आपने एवरेज पावर निकालनी है ओवर ए साइकिल, तो फॉर्मूला लगाया, तो टोटल वर्क डन अगर 0 है तो एवरेज पावर भी 0/T क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटर के केस में करंट को मेंटेन करके रखने के लिए कितनी पावर कंज्यूम करनी पड़ती है, 0 करनी पड़ती है। तो आपके यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स आएंगे, जैसे एक कैपेसिटर का मैंने करवा दिया और एक आपको रेजिस्टर का मैंने करवा दिया। ओके, अब नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं मेरे पास इंडक्टर के और LCR सर्किट के। सिर्फ आज पूरा मेथड सेम चलेगा, सिर्फ यहाँ इक्वेशंस बदलती जाएंगी, ठीक है। बाकी सारा मेथड जो है वो आपका सेम ही चलता रहेगा। ओके।